हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एरो इक्विपमेंट्स का जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए लैरिंगोस्कोप इज ऑप्शन ए सक्शन सिक्रेशंस, ऑप्शन बी डिलीवर ऑक्सीजन, ऑप्शन सी विजुअलाइज वोकल कॉर्ड्स, ऑप्शन डी मेजर लेंथ ऑफ ईडी। तो लैरिंगोस्कोप का जो प्राइमरी फंक्शन है क्या है? विजुअलाइज द वोकल कॉर्ड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्व्ड लैरिंगोस्कोप ब्लेड इज मिलर ब्लेड, मैगिल ब्लेड, मैकिन्टोश ब्लेड, विस्कॉन्सिन ब्लेड। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी, मैकिन्टोश ब्लेड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ओके, the Miller blade is commonly preferred in adults only, neonates and infants, orthopedic surgery, cardiac surgery. Right answer क्या होगा? Neonates and infants. Next, which laryngoscope blade size is most commonly used in adults? Option A 0 to 1, option B 1 to 2, option C 3 to 4, option D 5 to 6. तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी 3 to 4, जो प्रीवियसली था एडल्ट मेल नंबर 4 यूज होता था। ओके, एंड एडल्ट फीमेल के लिए नंबर 3 यूज होता था ना। এখন नाउ यूनिवर्सल ब्लेड साइज बोल रहा है नंबर 3। एडल्ट मेल हो या एडल्ट फीमेल हो, नंबर 3 इज द बेस्ट। ओके, तो फॉर लैरिंगोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट, which structure should not be used as a fulcrum during laryngoscopy? laryngoscopy स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? which structure should not be used as a fulcrum during laryngoscopy? tongue, vallecula, upper incisors and epiglottis. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अपर इंसिजर्स को फल्क्रम की तरह यूज़ नहीं करना है। ओके, तो दैट्स वाई डेंटल इंजुरी इज द मोस्ट कॉमन कॉज। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लैरिंगोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग लैरिंगोस्कोपी with मैकिन्टोश ब्लेड, टिप इज प्लेस्ड इन। लैरिंगोस्कोपी करने के वक्त मैकिन्टोश ब्लेड में, इसमें मैकिन्टोश का स्पेलिंग ठीक नहीं है। ओके, मैकिन्टोश ब्लेड जो है उस कहाँ प्लेस करना है? ईसोफेगस में, ट्राकिया में, नेसोफेरिंग्स में, वैलिक्यूला में। तो राइट आंसर क्या होगा? वैलिक्यूला। वैलिक्यूला इज द राइट आंसर फॉर मैकिन्टोश ब्लेड। ओके, अगर मिलर ब्लेड यूज़ करते हैं, मिलर ब्लेड अगर यूज़ करते हैं तो फिर पूरा एपिग्लॉटिस को लिफ्ट करना है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन, reusable blades are generally considered as non-critical item, semi-critical item, ये क्रिटिकल होगा। ऑप्शन सी जो है ये क्रिटिकल होगा, ये दोबारा नॉन क्रिटिकल डाल दिया, ठीक है। ऑप्शन सी जो है क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल आइटम। एंड फोर्थ है डिस्पोजेबल आइटम। ओके, तो डिस्पोजेबल तो नहीं होगा, ये बोल दिया रीयूजेबल है, ठीक है। जो ब्लेड है म्यूकस से टच होते हैं,
ओके, तो ये आ जाएगा सेमी क्रिटिकल में। ओके, सेमी क्रिटिकल आइटम में आ जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लैरिंगोस्कोपी द लैरिंगोस्कोप शुड बी लिफ्टेड upward and away at 45 degree along the handle axis. Option B, by rotating on the tooth. Option C, straight backward. Option D, downward. Right answer क्या होगा? Upward and away at 45 degree angle of the हैंडल ऑफ द एक्सिस। जो हैंडल का एक्सिस है उसका 45 डिग्री एंगल में एवे करना है पेशेंट से एंड अपवर्ड लिफ्ट करना है। ओके, एवे एंड अपवर्ड लिफ्ट। नेक्स्ट, which complication is most commonly associated with improper laryngoscopy technique? Bradycardia only, न्यूमोथोरैक्स, डेंटल ट्रॉमा, हाइपोटेंशन। ऑलरेडी बता दिया कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो डेंटल ट्रॉमा है, क्योंकि ज़्यादातर जो है इम्प्रॉपर टेक्निक के वजह से, इम्प्रॉपर लैरिंगोस्कोपी टेक्निक के वजह से कि अपर इंसिसर जो है, अपर इंसिसर के ऊपर फलक्रम करके वो लिफ्ट करते हैं, अपर इंसिसर के ऊपर फलक्रम करके लिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए में डेंटल ट्रॉमा जो है वो होता है, या फिर डेंटल इंजरी जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ब्राडीकार्डिया तो कतई नहीं होता है, क्या होगा? टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया हो सकता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए। ओके, हाइपोटेंशन तो नहीं होगा, क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकता है। ओके, न्यूमोथोरैक्स होने का तो चांस ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेंटल ट्रॉमा। नेक्स्ट, which nerve may be stimulated during laryngoscopy causing bradycardia स्पेशली इन पेडियाट्रिक पेशेंट? सर आप बोल रहे थे कि उधर टैकीकार्डिया होता है, लेकिन इधर बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नर्व है जिसमें स्टिमुलेट बाय ड्यूरिंग लैरिंगोस्कोपी अगर स्टिमुलेट हो जाता है तो ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, स्पेशली पेडियाट्रिक के लिए। ठीक है, कौन सा नर्व है? वो जो है सिंपैथेटिक सिस्टम को, वो सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन के लिए क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज होता है एंड क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा नर्व है जिसमें लैरिंगोस्कोपी करने के बाद, ठीक है, ब्रैडीकार्डिया हो जाता है? ठीक है, स्टिमुलेशन के कारण। फेशियल नर्व है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, वेगस नर्व है, हाइपोग्लॉसल नर्व है। ये कौन नर्व हो सकता है? ठीक है, ये जो है आंसर ऑप्शन सी, वेगस नर्व। वेगस नर्व इज द राइट आंसर। वेगस नर्व स्टिमुलेशन के लिए पेडियाट्रिक केस में क्या हो जाता है? ब्रैडीकार्डिया हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट, बार्प स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड यूनिफॉर्म लैटरल प्रेशर, बैकवर्ड अपवर्ड राइटवर्ड प्रेशर, बायलैटरल अपवर्ड राइटवर्ड प्रेशर एंड नॉन ऑफ अबव। तो राइट आंसर क्या है? बैकवर्ड अपवर्ड राइटवर्ड प्रेशर। ओके, बैकवर्ड अपवर्ड राइटवर्ड प्रेशर कब देते हैं? अगर हाई और एंटीरियरली प्लेस्ड अगर लैरिंग्स होता है तो विजुअलाइजेशन में कभी कभी दिक्कत होता है, तो तब हम लोग बार्प देते हैं। ओके, नेक्स्ट, which position is given during laryngoscopy? Which position is given during laryngoscopy? Okay, sniffing position, Rose's position, help position and ramped position. ठीक है सर, ये जो आप बोल रहे हो कि लैरिंगोस्कोपी के लिए पोजीशन भी देना पड़ता है, ऐसा तो सुना नहीं है। नहीं, ऐसा देखोगे ये होता है। क्या है ये? स्निफिंग पोजीशन, रैम्प पोजीशन, हेल्प पोजीशन, रोज पोजीशन, कौन सा पोजीशन देते हैं? ठीक है, पहले बता दो स्निफिंग पोजीशन होता क्या है। ये 35 डिग्री तक जो लोअर सर्वाइकल स्पाइन है, लोअर सर्वाइकल स्पाइन है,
उसका फ्लेक्शन होगा, स्पाइन फ्लेक्शन, ओके। एंड 85 to 90 डिग्री तक हेड एक्सटेंशन होगा, हेड एक्सटेंशन एट एटलांटो ऑक्सीपिटल लेवल, एटलांटो ऑक्सीपिटल लेवल, दैट इज द स्निफिंग पोजीशन, ओके। रोज पोजीशन क्या है? रोज पोजीशन क्या है? हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। रैम्प्ड पोजीशन क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। हेड, नेक एंड शोल्डर को एलिवेट करना है एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स and sternal notch aligned with sternal notch एक ही लेवल पे होना चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एंड स्टर्नल नॉच एक ही लेवल पे होना चाहिए। इसके लिए आप हेड में, नेक में, शोल्डर को ब्लैंकेट से एलिवेट करो, ठीक है, जो भी करो लेकिन स्टर्नल नॉच एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो है वो अलाइन होना चाहिए, ओके। तो इसके लिए क्या होता है? ऑक्सीजनेशन बेटर होता है, ऑक्सीजनेशन बेटर होता है एंड विजुअलाइजेशन बेटर होता है सॉरी, एंड विजुअलाइजेशन बेटर होता है, विजुअलाइजेशन बेटर होता है। एंड हेल्प पोजीशन मतलब हेल्प और कुछ भी नहीं है, इसका फुल फॉर्म है हेड एलिवेटेड लैरिंगोस्कोपी पोजीशन। तो अभी बताओ आंसर क्या होगा? क्या स्निफिंग पोजीशन होगा, क्या रोज पोजीशन होगा, क्या हेल्प पोजीशन होगा, क्या रैम्प पोजीशन होगा? सर रोज पोजीशन को छोड़िए, बाकी सारा पोजीशन तो होता है लैरिंगोस्कोपी में, हाँ होता है। मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? स्निफिंग पोजीशन। तो इनका राइट आंसर जो है आ जाएगा स्निफिंग पोजीशन, ओके। ये रैम्प्ड पोजीशन किसके लिए यूज़ होता है? ओबेज पेशेंट के लिए, ओबेज पेशेंट के लिए रैम्प पोजीशन यूज़ होता है। हेल्प जो है वो कुछ भी नहीं है, वो मॉडिफाइड, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड रैम्प्ड पोजीशन, मॉडिफाइड रैम्प्ड पोजीशन। ये भी जो है ओबेज पेशेंट के लिए यूज़ होता है। रोजेज पोजीशन जो है कुछ नहीं है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक होता है। ये यूज़ होता है ट्रैकियोस्टोमी के लिए, रोजेज पोजीशन करते हैं, या फिर टॉन्सिलेक्टोमी के लिए क्या करते हैं? रोजेज पोजीशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई इशू होगा? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, excessive force during laryngoscopy is most likely to cause metabolic acidosis, hypotension, hypertension, hyperthermia। अच्छे से देखो, excessive force during laryngoscopy is most likely to cause metabolic acidosis, hypotension, hypertension, hyperthermia। राइट आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग लैरिंगोस्कोपी सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन हो सकता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ही लिखते हैं, ओके। उसके वजह से क्या होगा?
उसके वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा। ओके, तो ये हो जाएगा हाइपरटेंशन। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम? फेंटानिल यूज़ करते हैं, ठीक है। जाइलोकर्ट भी कभी कभी यूज़ करते हैं। जाइलोकर्ट का दो बेनिफिट हो जाता है। एक, हम अगर आईवी एजेंट प्रोपोफॉल देते हैं तो प्रोपोफॉल बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। प्रोपोफॉल बहुत पेनफुल होता है, तो वो भी काम करता है जाइलोकर्ट, और ये भी हाइपरटेंशन भी ये करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर को कैसे काम करते हैं? डिप्रेस्ड करते हैं सीएनएस को, सीएनएस डिप्रेस करते, फिर इसको हाइपरटेंशन कम करते, कार्डियोवास्कुलर स्टेबलाइज करते। कैसे देते? 1 to 1.5 mg पर kg, प्रोबेबली 1.1 to 1.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while assisting intubation, laryngoscope blade fails suddenly after insertion. As OT technologist, what should you do first? First, continue intubation. Option B, abort intubation. Give AMBU for mask ventilation and hand over a functioning backup laryngoscope. अच्छे से देखो, while assisting intubation, laryngoscope blade fails suddenly after insertion. As a OT technologist, what should you do first? इंट्यूबेशन तो करवा नहीं सकते हो, क्योंकि अब विदाउट लाइट ब्लाइंडली नहीं कर सकते हो, ये नहीं होगा। इंट्यूबेशन भी अबॉर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मासल रिएक्शन या मासल रिएक्शन अब दे चुके हो, ठीक है। आम्बू करके मास्क वेंटिलेशन कर सकते हैं, ओके। एंड हैंड ओवर ए फंक्शनिंग बैकअप लैरिंगोस्कोप, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं? फर्स्ट क्या करना चाहिए? अम्बू देना चाहिए, या फिर एक फंक्शनिंग बैटरी बैकअप जो रहे वो लैरिंगोस्कोप हम हैंड ओवर कर सकते हैं। हमारे हर टाइम जब कुछ रेडी करते हैं ओटी के लिए, हम ऐसे बोलते हैं कि आप एक के बजाय 2 सेट रेडी करो। ऐसा हो सकता है कि आप जब चेक कर रहे हो, या फिर डेंटल, अब शायद आप मान लो आप इंट्यूबेशन करवा रहे हो, ठीक है। ईटी ट्यूब आप चेक कर लिया, काफ चेक कर लिए, लेकिन जब इंसर्ट कर रहा है ट्यूब, ठीक है, तो तब जो बेलून है, काफ जो है, वो डेंटल इंजरी के साथ फट गया, तो काफ लीक हो जाएगा। तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज हर एक चीज़ को डबल रखना है, ठीक है। और ये अगर फर्स्ट टाइम जो है, ये आप लैरिंगोस्कोप ब्लेड फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर रहे हो, हमारा रिजर्व कितने टाइम रहता है? 3 मिनट। 3 मिनट अब ये कर रहे हो, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्री ऑक्सीनेशन कर रहे हो, क्योंकि अगर जो रिजर्व है, रिजर्व वॉल्यूम से आप ज़्यादा टाइम तक, आपको ज़्यादा टाइम मिले इंट्यूबेशन के लिए। तो अगर आपके हाथ के पास में ही है लैरिंगोस्कोप, तो फर्स्ट जो आपका प्रायोरिटी आएगा वो है हैंड ओवर ए फंक्शनिंग बैकअप लैरिंगोस्कोप। उसके बाद जो है सॉरी उसके बाद आ जाएगा हमारा गिव आम्बू फॉर मास्क वेंटिलेशन। हम 2-3 बार ट्राई करेंगे। हम मेरे हाथ के पास में है, तो जो फंक्शनिंग अगर अवेलेबल होता है तो फंक्शनिंग बैकअप जो लैरिंगोस्कोप होगा वो देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आम्बू फॉर मास्क वेंटिलेशन, ओके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए प्री यूज चेक लैरिंगोस्कोप ब्लेड फ्लिकर्स इंटरमिटेंटली। हाँ, यही क्वेश्चन है। हाउ डू यू ट्रैवल शूट इट? क्या बोल रहे हैं कि प्री यूज चेक के टाइम में जो लैरिंगोस्कोप ब्लेड है वो फ्लिकर कर रहा है इंटरमिटेंटली, तो हाउ डू यू ट्रैवल शूट इट? विल यू चेंज द बैटरी?
tighten the blade handle contact, discard the blade into the condemned box and continue with that with that blade। तो अब देखिए, वो ब्लेड से आप नहीं कर सकते हो, ये बात हो गया, पहले ही कैंसिल हो गया। डिस्कार्ड कर सकते हो, डिस्कार्ड द ब्लेड इन द कॉन्डेम्ड बॉक्स। ऑफ कोर्स डिस्कार्ड करते हो, अगर कोई ख़राब हो जाएगा तो करना ही होगा कॉन्डेम्ड बॉक्स में डिस्कार्ड, ओके। लेकिन ये है क्या, ये तो फ्लिकर कर रहा है, आप ट्रैवल सूट का ट्राई तो करो, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट फ्लिकर कर रहे हैं मतलब हम में ख़राब हो गया, ये डिस्कार्ड कर देंगे, ये सिंगल यूज़ तो नहीं है, ये रीयूजेबल है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टाइटन द ब्लेड हैंडल कॉन्टैक्ट, हाँ ये कर सकते हैं। एंड चेंज द बैटरी, अगर बैटरी तो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बैटरी के लिए अगर होता है, बैटरी के लिए होता है तो पहले आप फर्स्ट जो ऑन करेंगे तब होगा, लाइट अच्छा आएगा, उसके बाद कॉन्टीन्यूअस डिम लाइट होगा, कॉन्टीन्यूअस डिम लाइट कॉन्टीन्यूअसली, फ्लिकर नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, टाइटन द ब्लेड हैंडल कॉन्टैक्ट, ओके। ये एक रीज़न है। दूसरा और एक रीज़न हो सकता है, अगर डायरेक्ट रिजिड लैरिंगोस्कोप यूज़ करते हैं, रिजिड लैरिंगोस्कोप अगर हम यूज़ करते हैं, रिजिड लैरिंगोस्कोप अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें बाल्ब का कांटेक्ट जो है कभी कभी वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हो सकता है, तो हमें वो भी चेक करना है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक होगा तो यही है, जो ब्लेड हैंडल के साथ कांटेक्ट होता है वो लूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ब्लेड साइज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए फुल टर्म नियोनेट। एक फुल टर्म नियोनेट के लिए कौन सा ब्लेड अप्रोप्रिएट है, क्या होगा बताओ। राइट आंसर जो है वो मिलर ब्लेड है, राइट आंसर जो है वो क्या है, मिलर ब्लेड है। मिलर मैकिन्टोश 2 जो है वो हम पेडियाट्रिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 2 इयर्स। मैकिन्टोश 1 जो है वो भी हम पेडियाट्रिक के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। मिलर 1 जो है ये फुल टर्म नियोनेट के लिए यूज़ होता है, फुल टर्म नियोनेट के लिए यूज़ होता है। मिलर 0 जो है वो प्री टर्म नियोनेट के लिए यूज़ होता है, ओके। किसी जगह ये भी बताते हैं, जो मैकिन्टोश है वो टोडलर के लिए यूज़ होता है, टोडलर के लिए। और मैकिन्टोश 2 जो है वो पेडियाट्रिक के लिए यूज़ होता है, जो ओल्डर पेडियाट्रिक है उनके लिए, ओके। टोडलर जो है 1 से 3 साल तक होता है, ठीक है, ये सबको पता है, बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रीयूजेबल लैरिंगोस्कोप ब्लेड रिक्वायर्स एट लीस्ट लो लेवल डिसइंफेक्शन, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन, हाई लेवल डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग विथ वाटर ओनली। तो इनका आंसर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ओके। हाई लेवल डिसइंफेक्शन एटलीस्ट चाहिए, उसके बाद हमारा स्टेरिलाइजेशन है।
ओके। पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हम बताए थे कि स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सा क्लासिफिकेशन में आता है, सेमी क्रिटिकल में अगर आता है तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एटलीस्ट हाई लेवल डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डिफिकल्ट विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग लैरिंगोस्कोपी इज लॉन्ग उवुला, एंटीरियरली प्लेस्ड फेरिंग्स, लार्ज टंग, बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, ये दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मैकिन्टोज लैरिंगोस्कोपी स्ट्रक्चर्स एक्चुअली लिफ्टेड इज, मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैकिन्टोज ब्लेड से जब ये कर रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, ठीक है। मैकिन्टोज ब्लेड से हम जब लैरिंगोस्कोपी कर रहे हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर को लिफ्ट करना है, ठीक है। एपिग्लॉटिस, हाइवाइड बोन, वैलेक्यूला, वोकल कॉर्ड्स। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, वैलेक्यूला। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वैलेक्यूला। ये जो है लिप का बेस एंड जो एपिग्लॉटिस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बीच में जो प्लेस है उनको बोलते हैं वैलेक्यूला। इधर अगर मैकिन्टोज ब्लेड को आप लिफ्ट करेंगे तो ये आपको ऐसे वोकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मिलर ब्लेड, इंसर्टेड इनटू वैलेक्यूला, डायरेक्टली लिफ्ट्स एपिग्लॉटिस, यूज्ड ओनली इन एडल्ट्स, कैन नॉट बी यूज्ड इन डिफिकल्ट एयरवे। राइट ऑप्शन जो होगा डायरेक्टली लिफ्ट्स एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट, व्हिच ब्लेड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर फ्लॉपी एपिग्लॉटिस, फ्लॉपी एपिग्लॉटिस के लिए कौन सा ब्लेड जो मोस्ट सुइटेबल है वो है मिलर, ठीक है। इसीलिए हम पेडियाट्रिक में क्या करते हैं, मिलर ब्लेड यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, इन फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप सिस्टम the bulb is generally located on the blade, in handle, inside ET tube and on stellate। जो फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप सिस्टम है उसमें जो हैंडल है, हैंडल से क्या होता है, बल्ब लाइटन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए रूटीन लैरिंगोस्कोप चेक, लाइट इंटेंसिटी, ब्लेड लॉकिंग मैकेनिज्म, बैटरी स्टेटस, ET ट्यूब का प्रेशर। क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये याद रखना, नॉट, ये अच्छे से पढ़ने के टाइम में अच्छे से सोच समझ के पढ़ना, कहाँ पर नॉट, कहाँ पर एक्सेप्ट ऐड कर दिया, ये सब ध्यान से करना है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ET ट्यूब का प्रेशर जो है हम लोग सॉरी नहीं चेक करेंगे क्या, रूटीन लैरिंगोस्कोप चेक के टाइम में। नेक्स्ट, an OT technologist notices the laryngoscope light is not working during induction. What should be the first action? Start intubation in dark, ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। चेक ब्लेड अटैचमेंट एंड बैटरी फंक्शन, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। गिव मोर एनास्थेटिक एजेंट, नो। रिमूव ET ट्यूब, नो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टेक्निकल एरर during direct laryngoscopy, which is the most common technical error during direct laryngoscopy, blade too deep, blade too shallow, levering on teeth, wrong ET tube size। मैक्सिमम जो है डेंटल ट्रॉमा है, डेंटल ट्रॉमा क्यों होता है, इसी के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवरिंग ऑन द टीथ। नेक्स्ट, मैकग्राथ laryngoscope, McGrath laryngoscope is an example of direct laryngoscope, fiber optic direct laryngoscope, rigid video laryngoscope, flexible video laryngoscope। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजिड वीडियो लैरिंगोस्कोप, ठीक है। ये एक रिजिड वीडियो लैरिंगोस्कोप है, ठीक है। जैसे कि हमारा बुलार्ड है,
जैसे कि हमारा बुलार्ड है, सीमैक है, ठीक है, ऐसे ही जो मैकग्राथ है वो भी हमारा एक डायरेक्ट रिजिड वीडियो लैरिंगोस्कोप है। नेक्स्ट, प्राइमरी पर्पज ऑफ AIC इज supraglottic airway ventilation, exchange of tracheostomy tube, bronchial blockage, facilitating ET intubation through a supraglottic devices. AIC का मतलब है OIN3 intubation catheter, OIN3 intubation catheter, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस है फैसिलिटेटिंग ईटी इंट्यूबेशन थ्रू ए सुप्राग्लॉटिक डिवाइसेस। नाम से ही पता चल रहा है OIN3 इंट्यूबेशन कैथेटर, ये इंट्यूबेशन के काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देख लो इंट्यूबेशन कैथेटर कैसे होता है। ये वाला पूरा दोनों साइड ही स्ट्रेट है, ऐसे होता है OIN3 इंट्यूबेशन कैथेटर, ऐसे ही कलर का आता है। ये जो है ये आते हैं ड्यूरिंग ट्यूब एक्सचेंज टाइम और फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन के टाइम में आप इसके अंदर से जो फ्लेक्सिबल जो स्कोप है वो जो एंडोस्कोप है वो डाल रहे हो, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपको वेंटिलेट करने का ज़रूरत है, पेशेंट ख़राब है, तो ये कनेक्टर लगा के इस साइड में लगा के आप कर सकते हो। ये मार्फीज जैसा है, ठीक है, ये भी ओपन चैनल है, ओके। इसको क्या बोलते हैं? OIN3 इंट्यूबेशन कैथेटर। ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया था 1996 में, ओके। ये 56 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 56 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। एंड ये जो है 4.5 mm तक जो हमारा फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप है उसमें जा सकते हैं। एंड जो ट्यूब है वो ट्यूब लगभग 6.5 mm का ट्यूब से ये रेल रोड कर सकते हैं मिनिमम, ओके। नेक्स्ट, advantage of AIC guided intubation is continuous oxygenation can be maintained, no bronchoscope required, नो ET रिक्वायर्ड, नो एयरवे असेसमेंट रिक्वायर्ड। तो ये तीनों ही नहीं होगा, ब्रोंकोस्कोप रिक्वायर्ड है, ET ट्यूब तो ज़रूरत है, एयरवे असेसमेंट भी ज़रूरत है, ठीक है। तो जो राइट आंसर जो है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन कैन बी मेंटेन्ड, ठीक है। Which of the following is not a function of AIC? Airway exchange, fiber optic guided intubation, ventilation support during intubation, and option D, all above. Which of the following is not a function of AIC? ठीक है, ये जो है ये नॉट नहीं होगा, ठीक है, ये नॉट गलती से आ गया, नॉट नहीं है, ठीक है। Which of the following is a function of AIC? एयरवे एक्सचेंज भी करते हैं, फाइबर ऑप्टिक गाइडेड इंट्यूबेशन भी करवाते हैं, वेंटिलेशन सपोर्ट ड्यूरिंग इंट्यूबेशन भी देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर क्या होगा? ऑल एबव। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ AEC बाय कुक मेडिकल। AEC का मतलब क्या है? एयरवे एक्सचेंजर कैथेटर, एयरवे एक्सचेंजर कैथेटर, ठीक है। इनका लेंथ कितना होता है? 83 सेंटीमीटर। ये याद रखना, 83 सेंटीमीटर इनका लेंथ होता है, ठीक है। एंड इसमें इसका साइज जो आता है 11 आता है, 14 फ्रेंच आता है, 19 फ्रेंच आता है। 11 फ्रेंच, 14 फ्रेंच, 19 फ्रेंच जो एडल्ट है, एडल्ट का इसमें होता है। जो इससे जाते हैं ये मिनिमम 4 mm, 5 mm,
एंड 7 mm मिनिमम रेल रोड हो सकता है, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पीडियाट्रिक का बात करें, पीडियाट्रिक में नहीं होता है क्या सर? पीडियाट्रिक में का साइज में भी होता है। इसका जो है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड इसका जो डायमीटर है वो 8 फ्रेंच होता है। एंड जो ट्रैकियोस्टोमी या फिर ट्यूब जो है मतलब इंफ्राग्लॉटिक जो भी ट्यूब है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब हो या फिर ईटी ट्यूब हो, वो ग्रेटर देन 3 mm होना चाहिए इससे पास होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका आ जाएगा, ऐसे येलो कलर का देखने को मिलता है। इसमें से आप वेंटिलेट भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें से आप वेंटिलेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज कौन सा है? ठीक है, याद से देखो, एक नीडल होल्डर है, एक सिरिंज है, एक इंट्रोड्यूसर सीध है, एक इंट्रोड्यूसर नीडल है, एक ये क्या बोलते हैं इसको गाइडवेयर है, और एक ये स्टिलेट जैसा कुछ है। स्टिलेट मतलब वो बूजी जैसा कुछ है, बूजी नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं, डायलेटर जैसा कुछ है, सॉरी डायलेटर जैसा कुछ है। ठीक है, तो बताओ ये क्या सीवीसी सेट है, आर्टेरियल लाइन सेट है, ट्रैकियोस्टोमी सेट है और रेट्रोगेड इंट्यूबेशन सेट है? इनका राइट आंसर जो होगा रेट्रोगेड इंट्यूबेशन सेट, ये रेट्रोगेड इंट्यूबेशन सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये कौन सा लैरिंगोस्कोप है? मैकिन्टोश, ऊस्कोप, मैकॉय और बुलार्ड? ये जो है ये बुलार्ड लैरिंगोस्कोप है। ठीक है, बुलार्ड लैरिंगोस्कोप। नेक्स्ट, पोलियो लैरिंगोस्कोप ब्लेड इज मेनली यूज्ड फॉर direct laryngoscopy in adult, nasal intubation, difficult airway with limited mouth opening and tracheostomy। जो पोलियो लैरिंगोस्कोप है वो यूज़ होता है डिफ़िकल्ट एयरवे विथ लिमिटेड माउथ ओपनिंग। बेसिकली ये जो पोलियो डिजीज़ था, पोलियो इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए ये जो है डेवलप हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, the angle between the handle and blade in a poliolaryngoscope approximately 45 to 60 degree, 60 to 90 degree, 90 to 135 degree, 150 to 180 degree। ठीक है, जो इनका राइट आंसर होगा 90 टू 135 डिग्री। ये क्यों होता है? इसमें रिड्यूस हो जाता है, नेक एक्सटेंशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, रिड्यूस नीड फॉर नेक एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज कौन सा है? ये क्या मैकिन्टोश हैंडल है, क्या विस्कॉन्सिन हैंडल है, क्या पाटिल सिराकोस हैंडल है, क्या मिलर हैंडल है? कौन सा हैंडल है ये जो है पाटिल सिराक्यूज हैंडल है, पाटिल सिराक्यूज हैंडल है। ठीक है, तो ये जो है ये 4 पोजीशन में ये जो है लॉक हो सकता है। 4 पोजीशन कैन लॉक एट 4 पोजीशन। कौन सा 4 पोजीशन में ये लॉक हो सकता है? 45 डिग्री में हो सकता है, 90 डिग्री में हो सकता है, 135 डिग्री में हो सकता है, 180 डिग्री में हो सकता है। अभी जो है ये कौन सा है? 180 डिग्री में है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी आज के लिए इतना ही था। ओके, फिर दोबारा हम जो है ये एयरवे इक्विपमेंट्स का जो है, एयरवे इक्विपमेंट्स का जो चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हम जब जो मॉनिटरिंग इन एनास्थेशिया देखेंगे वो भी थोड़ा लेंदी ही होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो थोड़ा कुछ इशू हो रहा है, कुछ किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, थैंक यू।